नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। खबर विस्तार में। उत्तराखंड में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं और चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह सब चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। वहीं भाजपा ने इस आरोप को निराधार बताते हुए चुनाव आयोग को स्वतंत्र संवैधानिक संस्था बताया है। भाजपा कहना है कि आयोग सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेता है और पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से कार्य करती है और ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर उन्हें लगेगा कि चुनाव जल्दी करवाया जाना चाहिए तो चुनाव जल्दी होगा। अब ये तो हमारा इलेक्शन कमीशन बताए कि अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, मगर इस बात का अंदेशा पहले से ही था कि एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से करी गई है अन्य राज्यों में उसी प्रकार से यहाँ होगी। 60 साल से अधिक समय तक कांग्रेस का राज रहा, तब क्या चुनाव आयोग उनके कब्जे में रहता था? कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और स्वतंत्र बॉडी है। वो अपना निर्णय लेने में खुद सक्षम है। कब चुनाव होंगे, क्या होंगे, अभी तो चुनाव आयोग ने राज्यों के दौरे नहीं किए हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि चुनाव जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ चुनाव आयोग 6 महीने पहले राज्यों के दौरे करता है, वहाँ की सारी स्थिति को समझता है। वहाँ के विभिन्न राजनीतिक दलों से, जो राजनीतिक दल उस प्रदेश में सक्रिय रहते हैं, उनसे सलाह मशवरा करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक के बाद किसाऊ बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने बताया कि परियोजना की लागत का 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के शुरू होने से उत्तराखंड को सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन के क्षेत्र में बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद राज्य की कई महत्वपूर्ण लंबित परियोजनाओं को गति मिल रही है। उन सभी योजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में स्वीकृतियां मिल रही हैं। सबसे पहले मैं बात करूं लखवाड़ बांध की। लखवाड़ बांध लंबे समय से प्रतीक्षा थी उसकी कि लखवाड़ बांध बनना चाहिए। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में उसका शिलान्यास किया और इसी तरह जमरानी बांध, तराई भावर हल्द्वानी का, जो लंबे समय से लंबित पड़ा था, उस बांध को भी स्वीकृति मिली और आज वो बांध भी निर्माणाधीन हो गया। देहरादून में सौंग बांध, वो भी लंबे समय से यहाँ की जनता की डिमांड थी कि भाई देहरादून को आने वाले समय में पेयजल की, यहाँ के भूजल को जो लगातार नीचे जा रहा था, उसको भूजल यहाँ का एक तरह से मेंटेन होना चाहिए। चारधाम यात्रा की व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के बड़े बड़े दावे धरातल पर फेल साबित हुए हैं और तीर्थयात्रियों की बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पार्टी ने स्वास्थ्य, पेयजल और ठहरने की व्यवस्थाओं को अपर्याप्त बताया है। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि की अनदेखी, धार्मिक परंपराओं के हस्तक्षेप और बद्रीनाथ धाम में निर्माण कार्य से पर्यावरण खतरे की आशंका भी जताई है। 15 जून को हमारे यहाँ घोड़ा संक्रांत कहते हैं, खच्चर संक्रांति या घोड़ा संक्रांत कहते हैं। जो भी संक्रांति आई उस समय तक हम यात्रा का एक फेज हमारा खत्म हो जाता है और उस दिन घोड़े खच्चर वाले हिसाब किताब करते हैं कि क्या नफा रहा, क्या नुकसान रहा। और उस दिन तक हम भी ये सोचते हैं, देखिए यात्रा कोई सरकार की नहीं है, यात्रा हमारी सदियों से चली आ रही है और हमारे लोगों के जीवन का आधार है। तो हम ऐसे बयान देने से बचते हैं जिससे हमारी यात्रा को नुकसान हो। उत्तराखंड में बंजी जंपिंग के बाद एक युवक की मौत के मामला सामने आया है। देहरादून के शांति विहार निवासी 21 वर्षीय लक्ष्य रस्तोगी परिवार के साथ धारी देवी दर्शन के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि लौटते समय उन्होंने देवप्रयाग के पास बंजी जंपिंग की, जिसके बाद पेट दर्द की शिकायत हुई। परिजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर मौत का कारण सिंकोप अटैक बताया जा रहा है। वहीं पर्यटन सचिव धीरज गोयल ने कहा कि मामले की जानकारी ली जा रही है और जल्द ही बंजी जंपिंग को लेकर व्यापक नीति लाई जाएगी।
और जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इवन बाहर के एक्सपर्ट से भी हम लोगों ने राय ली है और ये फाइनल स्टेज पे है। और मुझे लगता है कि 1 माह के अंतर्गत हम इसको अपने गाइडलाइंस वगैरह पूरी इसकी तय कर लेंगे। तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने जो भी क्वेश्चंस इन्होंने रेज किए हैं तो उसका भी हम लोग समाधान कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहे हैं हम लोग कि एक पूरा एक रेगुलेशन में आ जाए और जो भी नियम और कानून आपके देश या विदेशों में चलते हैं उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इसमें स्वास्थ्य के संबंध में भी ये बात आई थी कि देहरादून के वैरागीवाला गांव में 13 जून को हुई हत्या की घटना के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य होते नजर आ रहे हैं। घटना के बाद गांव में बना डर का माहौल कम हुआ है और बाहर गए कई मुस्लिम परिवार भी वापस लौटने लगे हैं। गांव की दुकान खुल रही है और जनजीवन पटरी पर लौटता दिख रही है। गांव ने पुलिस और सीसीटीवी के आईटीबीपी के जवान तैनात है। ग्राम प्रधान विक्की कश्यप का कहना है कि घटना के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि गांव के लिए वर्षों से आपसी भाईचारा के साथ रहते आए हैं। और कुछ पोर्टल हैं, कुछ यूट्यूबर हैं जिनको ये भी मालूम नहीं है कि बैरागीवाला किस क्षेत्र में है, किस विधानसभा में है। यहाँ के लाइनों को लेकर के नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि वहाँ से 25 परिवारों ने गांव छोड़ करके भाग गए हैं, पूरा गांव खाली हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माहौल पैदा कर दिया, जिससे दोनों ही समाज पैनिक हो रहे हैं। इसमें हम भी सामाजिक लाइनों से जुड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ और अभी मैं बहुत बड़ी मीटिंग करके आ रहा हूँ इस गाँव में। गाँव में सब कुछ सामान्य है जी, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन का पूरा सहयोग है, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन जो कुछ घटा है तो पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को दिखावा बताते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को जवाब देना चाहिए। केवल प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। रहा है कि पुलिस शायद ये कह रही है कि वो दबिश लगा रही है उर्मिला सनावर की, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि उर्मिला सनावर की आईडीज आप बंद करते हैं तो आपको ये नहीं पता कि उसकी लोकेशन क्या है, क्योंकि वो जहां से लॉगिन कर रही है अपने नए नए आईडी से, वो अगर बैन हो रहे हैं तो क्लियर है कि सरकार को पता है, पुलिस को पता है। मगर पुलिस को यह भी बताना चाहिए कि क्या उन्होंने उर्मिला सनावर को सिक्योरिटी नहीं दे रखी है। अगर सिक्योरिटी दे रखी है तो उन्हें पता नहीं है कि उर्मिला कहाँ है। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन जल्दी कार्रवाई शुरू करेगा। अभियान चलाने की तैयारी में है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक भूमि और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। प्रशासन ने इसे कई क्षेत्रों की पहचान की है जहां अतिक्रमण की समस्या है। चिन्हित स्थानों पर जल्द संयुक्त अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। सारे प्लान्स इस संबंध में मैं तो अभी जो ट्राई कर रहा हूँ कि एक कंसल्टेंसी को हायर करते हुए या जो प्रीवियसली किए हुए काम हैं उनको एक बार वापस से थरली रिव्यू किया जाएगा कि उसमें से क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड अगर कोई कमियाँ छूटी हैं या फेलियर्स रहे या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो उन सारी चीज़ों को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी स्ट्रेटजी में। केवल सीएम सर के भी डायरेक्शंस हैं कि अतिक्रमण को सारे के सारे एजेंसीज़ के द्वारा जिसे सीरियसली इनको पॉइंट किया जाना है। या 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने परीक्षार्थी को रोडवेज बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के अनुसार अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दिखाकर मुक्त यात्रा कर सकेंगे। यह सुविधा परीक्षा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक लागू रहेगी। नियम का कहना है कि
छात्रों को यात्रा के दौरान बिना किसी शुल्क के टिकट उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में सुविधा मिल सके। और नीट का 21 जून को जो री एग्ज़ाम है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशानुसार जो भी अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनको आवागमन के लिए, एग्ज़ाम के लिए उनको परिवहन निगम की बसों में फ्री यात्रा कराई जाएगी। तो ये जो छूट है एग्ज़ाम के 2 दिन पहले से और 2 दिन के बाद तक रहेगी, क्योंकि कोई अभ्यर्थी मान लो अगर दूर से आ रहा है, उसका जो परीक्षा सेंटर है आने और रुकने में टाइम लगता है, तो उसको 2 दिन पहले से और 2 दिन के बाद तक की ये छूट प्रभावी होगी। देहरादून स्थित ओम कल्याण में आयोजित 15 दिवसीय यज्ञ तपस्वी शिविर का सफलतापूर्वक समापन हो गया। शिविर में देश विदेश से आए बच्चों और युवाओं ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों को योग, ध्यान, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व परीक्षण और जीवन प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। आयोजकों के अनुसार शिविर का उद्देश्य युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और सकारात्मक जीवन मूल्यों का विकास करना था। समापन अवसर पर प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और ऐसे कार्यक्रम को युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। तपस्वी बच्चों के लिए कैंप लगा था। 9 साल से 17 साल के बच्चे यहाँ पर आए। देश के विभिन्न शहरों से बच्चे यहाँ पर आए हैं और बच्चों को सिखाने के लिए देश के विभिन्न शहरों से ट्रेनर भी आए हैं। साउंड हीलिंग सिखाने के लिए लोग वाइजैक से आए हैं, पोट्री सिखाने के लिए कलकत्ता से आए हैं, गुड़गांव से आए हैं, मुंबई से आए हैं। और बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम चला है, जहाँ पर बच्चे सुबह उठकर पहले नेचुरोपैथी करते हैं, फिर योगा करते हैं, फिर वो मेडिटेट करते हैं, साउंड हीलिंग करते हैं, फिर उनका ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद बच्चे जाते हैं अलग अलग क्लासेस में। कुछ की लाइफ विजडम, वैदिक लाइफ विजडम क्लासेस हैं, कुछ पोट्री सीखते हैं, कुछ लोग ड्रामा सीखते हैं। ड्रामा सीखना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। ड्रामा बच्चे सीखते हैं। करते करते बच्चे शाम तक एंगेज रहते हैं। तो बच्चे की लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन और बच्चे ने अपने आप को पहचानना कैसे सीखेगा, उसका ये प्रोग्राम है। उत्तराखंड में एसआईआर अभियान को सफलतापूर्वक बनाने के लिए विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए भाजपा ने बूथ स्तर तक अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। पार्टी के अनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत प्रदेश भर में 11,000 से अधिक बूथ केवल लेवल एजेंट यानी BLO नियुक्त किए गए हैं। भाजपा का दावा है कि यहां प्रदेश में किसी भी दल की सबसे बड़ी भागीदारी है। पार्टी का कहना है कि शुद्ध, पारदर्शी और स्फुटरहित मतदाता सूची लोकतंत्र की मजबूती का आधार है और भाजपा इस अभियान में पूरी जिम्मेदारी के साथ सहयोग कर रही है। हम लोग बैठकें कर रहे हैं और देखिए SIR का मतलब है जो उत्तराखंड में रह रहा है, जो इस प्रदेश में रह रहा है, उसका वोट उसमें जुड़ना है। फॉर्म 6 के माध्यम से वोट जोड़ना है। वोट जोड़ने का हमारा काम है, कोई भी ना छूटे। जो यहाँ रह रहा है उसका, हर किसी का, प्रत्येक का वोट रहे। घुसपैठिए यहाँ ना वोट बना पाएँ, ना वोट डाल पाएँ। जिनकी मैपिंग उत्तर प्रदेश में हो गई है, जयपुर में हो गई है, राजस्थान में या कहीं हो गई है, उनके वोट यहाँ नहीं जुड़ेंगे। बाकी जो यहाँ उत्तराखंड में रह रहा है। आयुष मंत्री मदन कौशिक ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राष्ट्रीय आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा सेवा संघ की मांगों पर चर्चा की। मंत्री ने बताया कि संघ की कई मांगों को स्वीकार किया गया है, जबकि अन्य मांग पर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय अपर निर्देशक पद पर पदोन्नति के लिए 1.5 माह की समय सीमा तय की गई है। साथ ही वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के बायोमेट्रिक उपस्थिति से जुड़ी समस्याओं के समाधान को भी निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि मांगों पर सकारात्मक पहल के बाद संघ ने अपनी हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिए हैं। राज्य में जो राजकीय आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा सेवा संघ है, जो पिछले कुछ दिनों से विभिन्न चरणों में अपनी एक हड़ताल कर रहा था राज्य में कुछ अपनी मांगों को लेकर, आज उनके साथ विस्तृत रूप से हम लोगों ने चर्चा की है, जिसमें विभागीय सचिव, विभाग के डायरेक्टर और अन्य विभागीय अधिकारी रहे और संघ के प्रतिनिधि रहे। जो उनकी मांगे थी, प्रमुख रूप से 7 मांगे थी, 7 पर विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है और उन पर पॉजिटिवली।
प्रदेश में एफईएल और अंत्योदय राशन कार्ड की आय सीमा में जल्द संशोधन किया जा सकता है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि मौजूदा आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे पात्र लोग को राशन कार्ड बनवाने में दिक्कत हो रही है। बैठक में नए राशन कार्ड सॉफ्टवेयर के लिए अधिकारियों के प्रशिक्षण, 4 धाम को देखते हुए समय पर राशन आपूर्ति और एलपीजी गैस वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में गैस आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। लगातार रेस कर रहे थे, तो उन विषयों पे चर्चा हुई, जिसमें सस्ता गल्ला विक्रेताओं का जो लाभांश और भाड़े की धनराशि है वो नवंबर माह तक मिले जाने की बात कही गई थी, और उसके बाद में जो है वो धनराशि अभी उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई, जिसको लेकर विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। और जानकारी में आया कि 39 करोड़ की धनराशि जो है वो विभाग को आजकल में ही प्राप्त होगी, और उसे 1 हफ्ते के अंदर समान रूप से 13 जनपदों में दिए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई और कानूनी व्यवस्था को लेकर मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार धर्म विशेष के लोगों की निशाना बनाकर कार्रवाई कर रही है और अपराध को धार्मिक नजरिए से देखी जा रही है। वहीं भाजपा ने इस आरोप की पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। भाजपा का कहना है कि राज्य के शांति और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए, बिल्कुल सच बात है कि आप धर्म देखकर अब लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और खास करके चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के जितने मुख्यमंत्री पूरे देश में हैं, वो यही काम कर रहे हैं। और आप विशेष समुदाय क्यों कह रहे हैं? मैं तो मुसलमान कहना चाहती हूँ कि मुसलमानों को देखकर उन्हें टारगेट किया जाता है। सिद्धांत है भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं, सब पर विश्वास करके चलने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी को धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करने का काम नहीं किया है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लंबे समय से लंबित परियोजना का तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महत्वपूर्ण जमरानी, सेग और किसाऊ परियोजनाओं को भी केंद्र सरकार का सहयोग मिला है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस परियोजना को पूरा होने से राज्य के विकास की कई नई गति मिलेगी और लोगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उत्तराखंड के अंदर जो लंबे समय से 5-5, 6-6 दशकों से रुकी परियोजनाएं थी, उन सभी परियोजनाओं पर काम हुआ। जहां बड़ी परियोजनाएं, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन योजना हो या 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, हमारे यहाँ के हवाई अड्डों का विस्तार हो, या पूरे राज्य की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में, या एम्स का संचालन हो। लक्ष्मण झूला पुलिस ने शांति निकेतन परमार्थ निकेतन स्थित सर्वेश्वर भगवान मंदिर में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। पुलिस के आरोप है कि कब्जे से चोरी किए गए चांदी के छत्र और 1,32,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार 13 जून को मंदिर से चांदी के छत्र और पूजा के बर्तन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जबकि जांच के दौरान तकनीक और मानवीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी नरेंद्र सिंह राणा निवासी पिथौरागढ़ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोप का न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिए हैं। धामी कैबिनेट में गुरुवार को हुई कैबिनेट महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर घोषित करने, आबकारी नियमावली से संशोधित कर दोहरे टैक्स को समाप्त करने और उत्तराखंड संस्कृत नियमावली के बदलाव को मंजूरी दी है। इसके अलावा सेकुलई
में प्रयुक्त जांच प्रयोगशाला स्थापित करने, हिमालय कार रैली के आयोजन और उपनल कर्मियों से जुड़े प्रस्ताव पर भी फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने कारोबार नियमावली, सेवा नियमावली से संशोधन और राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। आगामी कैबिनेट की अहम बैठक में 12 प्रस्ताव पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला उपनल कर्मियों की लेकर हुआ है। उपनल के सभी कर्मचारियों को समेत कार्य समान वेतन मिलेगा। आगामी कैबिनेट ने इस फैसले को मंजूरी दे दी है। उपनल कर्मचारी बड़े लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। आगामी कैबिनेट ने उसकी सालों पुरानी मांग पर मोहर लगा दी है। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 प्रख्यापित किए जाने के लिए प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने, परीक्षा संचालन हेतु उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद को विधि द्वारा गठित संस्था के रूप में स्थापित करने संबंधी जो उनकी अधिसूचना संख्या 2024 थी, उसका फिर संशोधन हुआ 2023 में। उसमें कुछ संशोधन जो मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम निर्धारण और भर्तियों के लिए ले आए थे संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।